हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया लेक्चर शुरू करेंगे और उसमें मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है। और ये बूलियन अलजेब्रा जो है अपने 9th चैप्टर है बेटा इसके अंदर बुक में, और 4th यूनिट है ये पूरी की पूरी। ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ पुरानी चीज़ें बताऊँगा जो कि तुमने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन ये हमारे पुरानी तुम्हारे लिए तो नहीं है, लेकिन 3rd ईयर के स्टूडेंट ये पढ़ते हैं और 2nd सेम में आप इनको पढ़ोगे। ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक डेफिनेशन की आवश्यकता होगी, और वो डेफिनेशन क्या है? द्विआधारी संक्रिया। ठीक है। या इसको बोलते हैं द्विचर संक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? द्विचर संक्रिया, यानी बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलेंगे इसको? बाइनरी ऑपरेशन इंग्लिश में। ठीक है। द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया क्या है, इसको सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपके सामने कि किसी समुच्चय S में द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है, किसी समुच्चय S में द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत समुच्चय S का प्रत्येक अवयव, समुच्चय S के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। ठीक है। जिसके अंतर्गत समुच्चय S का प्रत्येक अवयव समुच्चय S के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है, तब यदि स्टार, अभी इन सब का मतलब मैं समझाऊंगा, तब यदि स्टार समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया है, तब स्टार इज सच दैट, स्टार किस प्रकार से है? स्टार इज सच दैट S क्रॉस S टू S। ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये बिल्कुल नई चीज़ आ गई आपके सामने, और इसीलिए मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को ले रहा हूँ कि आपको आगे दिक्कत नहीं आए, तो इसलिए मैं 4th यूनिट पे पहुँचा हूँ पहले। ठीक है। तो द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया ये दो चरों के बीच में लगती है पहले तो। और क्या है बेटा कि अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि जैसे आप जानते हो कि कोई भी एक सेट है, और वो सेट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि n है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और मैं कहूँ कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के अवयव लिखो, तो आप बड़े आराम से लिख देते हो सब, 1 2 3 से लेके अनंत तक। एक दूसरा सेट लेता हूँ मैं साथ में Z, और इसके अवयव क्या लिखोगे आप? 0 + -1 + -2 से लेके अनंत तक। इसको सेट ऑफ इंटीजर्स के बोलते हैं अपन, और इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ऊपर वाले सेट को। ठीक है। अब मैं कहूँ कि n के कोई से भी दो अवयव लो साहब, और उनके अंतर्गत योग संक्रिया की आप स्टडी करो, तो आप उस कैसे कहोगे साहब? अगर A और B n के दो अवयव हैं तो आप कहोगे साहब A + BB हर हालत में n का अवयव होगा। ठीक है। ये बात आप सब लोग बड़े आराम से कह सकते हो कि हमेशा समुच्चय को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो समुच्चय के अवयव लेते हैं बेटा इनको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक समुच्चय लिया n, उसके दो अवयव लिए, और ये देखा कि उन दो अवयवों के बीच में क्या प्लस ऑपरेशन अगर अपन लगाएं तो वापस अवयव किसका आता है। तो आप ये बात आंख मीच के कह सकते हो साहब, अगर A और B n के अवयव हैं तो A + BB हर हालत में n का अवयव होगा। अब इस चीज़ को आप इस डेफिनेशन से थोड़ा सा मैच करो जो मैंने लिखी है। मैंने क्या लिखा? किसी समुच्चय S, तो S की जगह मैंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया n, कि किसी समुच्चय n में द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत समुच्चय n का प्रत्येक अवयव समुच्चय n के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई बिल्कुल आपको। फिर आप ये कहते हो साहब क्या मैं गुणन संक्रिया को भी एन में स्टडी कर सकता हूँ? तो आप कहोगे साहब ए गुणा बी भी हर हालत में एन का अवयव होगा जब भी ए और बी एन के अवयव हैं। बड़े आराम से आपने ये बात भी कह दी कि अगर ए और बी एन के अवयव हैं तो ए गुणा बी भी हर हालत में एन का अवयव होगा। एन के कोई से भी दो अवयव लो और गुणन संक्रिया के अंतर्गत वो पुनः एन के ही अवयव आएंगे। तो आप कहोगे साहब प्लस भी एन में द्विआधारी संक्रिया है, गुणा भी एन में द्विआधारी संक्रिया है, क्या ये चीज़ माइनस संक्रिया के लिए भी होगी? क्या ए माइनस बी एन में होगा? अब आपसे मैं ये चीज़ पूछता हूँ तो आप कहोगे साहब जब ए बड़ा है बी से तब ये चीज़ पॉसिबल है कि ए माइनस बी भी किस में होगा? एन में होगा। कैसे? जैसे 3 2 से बड़ा है तो 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 आएगा और 1 किस में आ जाएगा? एन में। लेकिन जैसे ही ए बराबर है बी के या ए लेस देन है बी के तो ए माइनस बी एन में नहीं होगा। ए माइनस बी किस में नहीं होगा? एन में नहीं होगा। ये बात आप आराम से कह सकते हो। जैसे 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 किस में नहीं है? एन में नहीं है। 2 छोटा है 3 से तो 2 माइनस 3 माइनस 1 एन में नहीं होगा। तो निश्चित रूप से प्लस ऑपरेशन और गुणन संक्रिया जो है एन में द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन माइनस ऑपरेशन जो है एन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब चूंकि अपन प्लस गुणा माइनस भाग ये संक्रियाएं तो जानते हैं, और भी बहुत सारी संक्रियाएं जैसे समुच्चय अनंत होते हैं ऐसी संक्रियाएं भी क्या होती हैं? अनंत होती हैं। तो उसने क्या कहा कि यदि स्टार समुच्चय एस में द्विआधारी संक्रिया है, ये स्टार कुछ भी हो सकता है। जैसे एन में अगर समुच्चय एन है तो स्टार प्लस भी हो सकता है, यदि समुच्चय एन है तो स्टार गुणन भी हो सकता है, लेकिन ये स्टार किसी भी हालत में क्या नहीं होगा? माइनस नहीं होगा एन में, ठीक है, क्योंकि माइनस संक्रिया एन में क्या द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो एन के लिए मैं कहूँ कि भाई जरा प्लस संक्रिया को द्विआधारी संक्रिया के रूप में परिभाषित करो, तो आप क्या कहोगे कि ए और बी जब भी एन के अवयव हैं तो ए प्लस बी भी हर हालत में किसका अवयव है? एन का अवयव है। ए गुणा बी भी एन का अवयव है, तो प्लस संक्रिया एन में द्विआधारी संक्रिया है, गुणन संक्रिया एन में द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन माइनस संक्रिया एन में जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं क्या कहूँ, क्या आप साहब जेड के अंतर्गत प्लस माइनस और गुणन का जरा नियम पढ़ो, तो आप क्या कहोगे साहब ए और बी जब भी जेड में है तो ए प्लस बी भी जेड में होगा, ए गुणा बी भी जेड में होगा। अब क्या ए माइनस बी जेड में होगा? तो आप देखो, क्योंकि जैसे ही ए और बी कोई से भी दो अवयव लो जेड के तो भी ये भी किस में आएंगे? जेड में। तो जेड में तो क्या हो गया? प्लस भी आ गया, गुणा भी आ गया और माइनस भी आ गया। तो ये सब क्या है? द्विआधारी संक्रियाएं जेड में, ठीक है। तो द्विआधारी संक्रिया का मैं आशा करता हूँ अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो द्विआधारी संक्रिया की क्या परिभाषा बताई मैंने कि किसी समुच्चय एस में द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत समुच्चय एस का प्रत्येक अवयव समुच्चय एस के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। अर्थात यदि स्टार समुच्चय एस में एक द्विआधारी संक्रिया है तो मैंने क्या लिखा? स्टार इस प्रकार से है कि ये एस क्रॉस एस से वापस किस में जाता है? एस में, ठीक है। और फिर मैं क्या लिखता हूँ? इस संक्रिया के अंतर्गत ए बी बिलोंग टू एस क्रॉस एस से संबद्ध होने वाले अवयव को ए स्टार बी से व्यक्त करते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा में मुझे क्या जरूरत पड़ेगी कि बूलियन अलजेब्रा जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर बी से तो अपन कोई सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें कहेंगे कि दो संक्रियाएं उसमें निश्चित रूप से होती हैं, एक प्लस की और एक गुणा की। और मैं कहूँगा कि अगर अब ए और बी के दो अवयव हैं तो ए प्लस बी भी किसका अवयव होगा? बी का अवयव होगा, और ए गुणा बी भी किसका अवयव होगा? बी का अवयव होगा। तो मैं ये कहूँ कि अगर कोई भी सेट है बी और उसके अंदर प्लस जो है द्विआधारी संक्रिया है तो आप क्या कहोगे साहब? इसका क्या मीनिंग बताओगे अब आप कि ए और बी दो एलिमेंट है बी के,
तो उस केस में हर हालत में a प्लस बी भी बी में होगा और a गुणा बी भी किस में होगा, b में होगा। तो ये मीनिंग आपको मैं समझाना चाह रहा था, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो उसको आप लिख लेना बेटा कि इन एनी सेट एस बाइनरी ऑपरेशन इज अ रूल विच असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ एस अगेन टू अ एलिमेंट ऑफ एस। तो आप ये क्या कह सकते हो कि किसी समुच्चय एस में कोई भी दो एलिमेंट हैं और द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत वो पुनः उसी सेट का एलिमेंट होंगे। अब इसमें एक वर्ड और आता है जो तुम्हें थोड़ा सा परेशान करता है, बीजीय संरचना। तो मैं सारे वर्ड्स पहले क्लियर कर दे रहा हूँ जो कि बुक में नहीं दे रखे हैं या दिए हुए हैं, तो वो सेकंड सेम की बुक में दिए हुए हैं अपने को। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है इसको भी लिख लो आप। तो आपने पढ़ा माना एस कोई एक अरिक्त समुच्चय है। माना एस कोई एक अरिक्त समुच्चय है। माना एस कोई एक अरिक्त समुच्चय है जिस पर एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित हैं। द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित हैं। अपन सेकंड सेम में भी पढ़ेंगे ये चीज। जैसे मैंने आपको बताया माना एस कोई अरिक्त समुच्चय है, तो एस की जगह आप क्या ले लो, एन, और मैं कहता हूँ इस पर एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित हो सकती हैं, तो आप कहोगे हाँ साहब प्लस भी हो सकती है और गुणा भी हो सकती है इस पर। तो वही चीज़ ये कह रहा है, माना एस कोई एक अरिक्त समुच्चय है जिस पर एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित हैं। ये द्विआधारी संक्रियाएं कुछ नियमों एवं प्रतिबंधों, ये द्विआधारी संक्रियाएं कुछ नियमों एवं प्रतिबंधों का पालन करती हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे प्लस मैंने एन में स्टडी किया, तो आपने ये तो कह दिया साहब ए और बी एन में है, तो ए प्लस बी भी किस में होगा, एन में। अब मैं कहूँ क्या प्लस संक्रिया एन में एसोसिएटिव है या सहचारी है, तो आप एसोसिएटिव लॉ लगाओ। क्या ये कम्यूटेटिव है, तो ये कम्यूटेटिव भी हो जाएगी। तो ये कह रहा है ये द्विआधारी संक्रियाएं कुछ नियमों एवं प्रतिबंधों का पालन करती हैं, जिन्हें ये जो नियम है और प्रतिबंध है इनको जब एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, जिन्हें अभिग्रहित, थोड़ा सा ये वर्ड आ रहे हैं टेक्निकल, जिन्हें अभिग्रहित अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सियम्स कहते हैं। और इस समस्त निकाय को बीजीय संरचना कहते हैं। और इस समस्त निकाय को बीजीय संरचना कहते हैं। और इस समस्त निकाय को क्या कहते हैं अपन, बीजीय संरचना कहते हैं। तो कह रहा है कि कोई भी आपने एक सेट ले लिया, वो सेट नॉन वॉइड होना चाहिए। अरिक्त का मतलब क्या है, नॉन वॉइड होना चाहिए। और उस सेट पर एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, और वो बाइनरी ऑपरेशन जब अपन स्टडी करेंगे उस सेट के साथ, तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसके नाम से जाना जाएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे जेड प्लस डॉट, एग्जाम्पल में लिख लो एन प्लस एन क्रॉस जेड माइनस, ये सभी बीजीय संरचनाओं के उदाहरण हैं। तो जेड प्लस डॉट, एन प्लस, एन क्रॉस, बी जेड माइनस, ये सभी क्या हैं, बीजीय संरचनाओं के क्या हैं, उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने क्यों बताई आपको कि बीजीय संरचना क्या है या द्विआधारी संक्रिया क्या है, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ेगी बूलिया बीजगणित के अंतर्गत। और बूलिया बीजगणित क्या है अपना बेटा, 9 चैप्टर है। बूलिया बीजगणित बुक में कौन सा दिया है, 9 चैप्टर है, लेकिन अपनी यूनिट ये कौन सी है, 4th है। यूनिट कौन सी है बेटा, ये 4th है। तो मैंने आपको ये बताया बूलिया बीजगणित के लिए कि मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या आएगी कि एक तो मेरे पास क्या होना चाहिए, द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा मुझे मालूम होनी चाहिए, और एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं,
तो जैसे इसको मैं आप थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, बूलिया बीजगणित जब अपन शुरू करेंगे तो वो कहेगा कि बी कोई भी नॉन वॉइड सेट है और इस पर प्लस और डॉट, डॉट मतलब गुणन संक्रिया, प्लस और डॉट दो द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। वो कहेगा कि बी कोई भी बूलिया बीजगणित है, प्लस और डॉट इस पर दो द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए और बी जब भी बी में है तो ए प्लस बी भी किस में होगा, बी में होगा। इसी तरह से ए डॉट बी भी किस में होगा, बी में होगा। तो कह रहा है वो कि बी कोई भी नॉन वॉइड सेट है, प्लस और डॉट इस पर दो द्विआधारी संक्रियाएं हैं, और वो कहता है फिर इसके साथ डैश, डैश यानी पूरकता संक्रिया। पूरकता संक्रिया क्या होती है, अगर ए बी में है तो ए का पूरक ए डैश भी बी में होना चाहिए। ये जो डैश है वो एक ही चर पे लगेगा और वो क्या कहलाएगी, एक चर संक्रिया। डैश क्या कहलाएगी, यहाँ एक चर संक्रिया। जो खाली एक अवयव पे लगे वो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक चर संक्रिया। जैसे मैं कहूँ ए बी में है तो क्या माइनस ए बी में होगा, तो अगर माइनस ए बी में होगा तो माइनस ए माइनस जो है बी पर क्या कहलाएगी, अपने एक चर संक्रिया उस केस में खाली, ठीक है। एक ही अवयव पे लग रही है वो, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि बी कोई भी एक अरिक्त समुच्चय है, प्लस और डॉट इस पर दो द्विचर संक्रिया है, और डैश जो है जो एक चर संक्रिया है। और एक चर संक्रिया का मतलब क्या लेंगे, अगर ए बी में है तो ए का पूरक भी किस में होना चाहिए, बी में। और साथ में वो कहेगा कि इसमें दो अवयव हैं 0 और 1। वो क्या कहेगा कि हर हालत में बी के अंदर, बी जो है अरिक्त है और इसके अंदर दो अवयव हैं 0 और 1। और फिर वो कहेगा कि अब इन सब की स्टडी करो आप सबके साथ मिलके कि बी कोई भी अरिक्त समुच्चय है, प्लस और डॉट इस पर दो द्विआधारी संक्रिया है, डैश जो है इसमें एक चर संक्रिया है, और 0 और 1 इसके दो आवश्यक रूप से अवयव हैं। तब यह संरचना बूलिया बीजगणित कहलाएगी यदि वो निम्नलिखित नियमों का पालन करे। और वो नियम अपने को सारे के सारे क्या हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो देखो अपन किस तरीके से करेंगे, तो उसकी परिभाषा मैं आपको लिखा रहा हूँ। बूलिया बीजगणित की थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स में बेटा यही चीज़ है अपने इस साल, तो आपको यही परिभाषा लिखनी है, बूलिया बीजगणित की परिभाषा, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना किसी अरिक्त समुच्चय, माना किसी अरिक्त समुच्चय बी पर दो द्विचर संक्रियाएं, द्विचर संक्रिया यानी द्विआधारी संक्रिया। माना किसी अरिक्त समुच्चय बी पर दो द्विचर संक्रियाएं प्लस तथा डॉट एवं एक चर संक्रिया, बिल्कुल बुक से आप उतार लेना, एवं एक चर संक्रिया यानी यूनरी ऑपरेशन डैश, जिसे पूरकता संक्रिया कहते हैं, जिसे पूरकता संक्रिया यानी कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ होता है ना अपने, कॉम्प्लीमेंटेशन किसे कहते हैं, तो वो कहता है एवं एक चर संक्रिया जिसे पूरकता संक्रिया कहते हैं, परिभाषित है, ठीक है। तब दो विशेष अवयवों 0 और 1 सहित, तब दो विशेष अवयवों 0 और 1 सहित बीजीय संरचना b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिया बीजगणित कहलाती है, एक बूलिया बीजगणित कहलाती है, एक बूलिया बीजगणित कहलाती है यदि यह निम्नलिखित अभिग्रहितों का पालन करे, यदि यह निम्नलिखित अभिग्रहितों का पालन करे, यदि यह निम्नलिखित अभिग्रहितों का
पालन करे। ठीक है, अब आपको वो नियम है, और वो नियम कितने हैं? 5 नियम है इसमें बेटा। वो 5 नियम अपन इसमें क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो क्या कहता है वो कि बूलियन बीजगणित की परिभाषा कैसे लिखेंगे? माना किसी अरिक्त समुच्चय बी पर 2 द्विआधारी संक्रियाएं प्लस और डॉट एवं एक चर संक्रिया डैश, जिसे पूरकता संक्रिया कहते हैं, और 2 विशेष अवयवों 0 और 1 सहित बीजीय संरचना बूलियन बीजगणित कहलाती है यदि वो निम्नलिखित अभिग्रहितों का पालन करे। तो वो नियम कौन कौन से हैं? वो नियम अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला नियम है इसमें B1, बूलियन बीजगणित का पहला नियम। B1 का मतलब क्या है? बूलियन बीजगणित का पहला नियम, और वो कहलाता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। तो वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ क्या है? फॉर ईच ए बी बिलोंग टू बी के लिए क्या लिखेंगे अपन? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और सेकेंड नियम क्या है इसका? इसी के अंदर कि प्लस की जगह अपन डॉट कर देंगे कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो ये कहता है जब भी a और b के 2 अवयव होंगे तो a प्लस बी भी हर हालत में किसका अवयव होगा? b का। ये तो क्योंकि प्लस b में क्या है? द्विआधारी संक्रिया। और a डॉट बी भी किसका अवयव होगा? b का, क्योंकि डॉट b में अपन ने क्या लिया? द्विआधारी संक्रिया। तो वो कहता है a प्लस बी बराबर क्या होगा? हमेशा b प्लस ए, और a इंटू बी बराबर भी क्या होगा? b इंटू ए। ये बूलियन बीजगणित का पहला नियम है। उसको पहले की जगह अपन को 5 नियम पढ़ेंगे ऐसे अपन। तो वो कहता है ये हर हालत में इस बीजीय संरचना में लगना चाहिए कि b प्लस डॉट डैश 0 1 जो बीजीय संरचना है उसका पहला नियम ये सिद्ध होना चाहिए कि उसमें क्रम विनिमयता का नियम लगे। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ उसके अंदर लगना चाहिए। B2 वो कहता है बंटन का नियम। B2 क्या है यहाँ? बंटन का नियम। सबसे मोस्ट लेक्चर है आज बेटा जो अब तक का पूरी डिस्क्रीट का। इसको आपको 10 बार देखना है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसलिए चाहे मेरे को लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपन लंबा लेक्चर देंगे आज। ठीक है, और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जितनी बार भी आप देखो तो वो कम है। ठीक है, बंटन का नियम क्या है? फॉर ईच ए बी सी बिलोंग टू बी के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे। देखो अपन हमेशा 2 चीज़ों में लिखना है अपने को। तो मैं सेकंड लॉ पहले लिख रहा हूँ इसका कि a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के। ये आप सब जानते हो ये वाला लॉ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या बंटन का नियम कहलाता है। ठीक है, अब देखो मैं सेकंड से पहला लिखूंगा। तो पहला कैसे लिखेंगे अपन सेकंड से? कि a डॉट की जगह तो आप प्लस कर दो, थ्रू आउट ये होगा इसके अंदर बूलियन अलजेब्रा में। और प्लस की जगह क्या कर देना अब आप यहाँ? डॉट। तो a प्लस डॉट की जगह प्लस की जगह क्या आ गया? डॉट। और यहाँ क्या आएगा फिर? a प्लस बी, और फिर a डॉट बी की जगह डॉट की जगह प्लस, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा? डॉट, और फिर a प्लस सी। ये इसका पहला नियम आ जाएगा। और यही बूलियन अलजेब्रा का सबसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट है। अगर आपने ये नहीं लिखा ढंग से तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि इन दोनों एलिमेंट्स को गुणा करने पर तो ये मिल रहा है, और ये b और c यहाँ आ रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, पहला पहले से गुणा होगा तो ये देगा, और ये दोनों आपस में गुणा होकर लिखा जाएगा। इसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करता रहूँगा टाइम पे। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखना आ गया। पहले आप सेकंड लिखो, फिर जहाँ सेकंड में डॉट है वहाँ प्लस कर दो, और जहाँ प्लस है वहाँ डॉट कर दो, उससे फर्स्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इसके बाद वो कहता है कि बूलियन बीजगणित का तीसरा नियम क्या है? तो वो लिखो आप B3, तस्मक नियम। ये बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, वो कहता है फॉर ईच ए बिलोंग टू बी के लिए। अब बी के अंदर क्या 2 अवयव हर हालत में दे रखे हैं, एक तो 0 और दूसरा 1। तो हर हालत में क्या होगा? a प्लस 0 इज इक्वल टू ए होगा। a में अगर 0 जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगा? a। तो 0 जो है प्लस संक्रिया के लिए a का क्या है? आइडेंटिटी अवयव है, एलिमेंट है, या योग तस्मक अवयव कहलाता है। तो इसके कह रहे हैं a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, और दूसरा क्या है यहाँ? अब प्लस की जगह तो डॉट कर दो। ठीक है, और 0 की जगह हमेशा क्या कर देंगे बूलियन बीजगणित में? 1। तो a डॉट 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? a। तो आप कहेंगे 0 को प्लस संक्रिया के लिए, 0 को प्लस संक्रिया के सापेक्ष तस्मक
अवयव कहते हैं। ठीक है, और 1 को डॉट संक्रिया के सापेक्ष तस्मक अवयव कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि 0 क्या है, ए के लिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और प्लस संक्रिया के लिए, और गुणन संक्रिया के लिए 1 जो है बी का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये कौन सा लॉ कहलाता है, B3। अब मैं कहूँ B3 क्या है बेटा, तो आप कहोगे साहब तस्मक नियम। फिर B4 ये है पूरकता का नियम, पूरकता नियम, ये कहलाता है बेटा अपना कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, क्या है ये, कि सभी A बिलोंग टू B के लिए, सभी A बिलोंग टू B के लिए एक अद्वितीय अवयव, एक अद्वितीय अवयव A डैश बिलोंग टू B, A डैश क्या है, A का पूरक। ठीक है, A डैश बिलोंग टू B इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि A प्लस A डैश इज इक्वल टू तो 1 आए। ठीक है, पहले में, और दूसरे में क्या लिखोगे, अब आपको आ जाना चाहिए प्लस की जगह तो डॉट A इंटू A डैश इज इक्वल टू 1 की जगह क्या लिख दोगे, 0। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसका पूरकता नियम बोलते हैं इसको। तो जब भी बूलिया बीजगणित में 1 लिखा है तो 1 की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, A प्लस A डैश, और 0 की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, A इंटू A डैश, और A इंटू A डैश को जब भी जरूरत पड़ेगी तो अपन 0 ले सकते हैं। तो सभी A बिलोंग टू B के लिए एक अद्वितीय अवयव A डैश बिलोंग टू B इस प्रकार होना चाहिए कि A प्लस A डैश इज इक्वल टू 1 हो और A इंटू A डैश इज इक्वल टू 0 हो। और 5वां नियम क्या है, B5, कि 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो जो इसका योग का आइडेंटिटी एलिमेंट है, प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, और शॉर्ट में बूलिया बीजगणित को क्या कहते हैं अपन, वो कहता है बूलिया बीजगणित को, बूलिया बीजगणित B प्लस डॉट डैश 0 1, ठीक है, को B से भी निरूपित करते हैं, B से भी निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। तो मैंने बेटा बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन बताई, वो क्या बताई कि B कोई भी एक अरिक्त समुच्चय है, प्लस और डॉट इसमें 2 द्विआधारी संक्रियाएं हैं, डैश इसमें एक चर संक्रिया है, 0 और 1 B के 2 आवश्यक अवयव हैं। यह संरचना B प्लस डॉट डैश 0 1 बूलिया बीजगणित कहलाएगी यदि वह निम्नलिखित 5 नियमों का पालन करेगी। कौन कौन से, B1 क्रम विनिमयता, B2 बंटनता, और B3 तस्मक अवयव, B4 पूरकता, और B5 0 डज नॉट इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको ये याद करना है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको बेटा हमेशा देखना है।